गुड आफ्टरनून एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 7 में आप लोग का स्वागत है। एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोग ये सीख लिए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होता है। बेसिकली आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब लोग शिफ्ट कर जाते हैं डायरेक्ट गॉसेस लॉ पे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा एक चीज नया ऐड कर रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स का चीज है। ये वाला टॉपिक जो लेक्चर आज लेने वाला हूं मैं, ये टोटली मैथमेटिक्स का लेक्चर है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जो आप लोग गॉसेस लॉ पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसीलिए मैं आज ये वाला टॉपिक जो है अपना सॉलिड एंगल वाला टॉपिक आज मैं कवर करूंगा ये वाले लेक्चर में। ठीक है, अच्छा ठीक है। पहले तो हम लोग क्या पढ़े हैं अपने नीचे छोटे वाले क्लास में, हम लोग पढ़े हैं कि एंगल के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, कि कोई भी एक पॉइंट हो गया, मान लो ये इधर एक पॉइंट है ना, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, उनको एक लाइन कर्व और कुछ भी ज्वाइन कर लो और उनका दोनों एंड को एक ही पॉइंट में जब हम कोई स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं और जो चीज वो लोग बनाते हैं, ये वाला चीज जो है, इसी को हम लोग एंगल पढ़ेंगे और उसको हम कहीं थीटा कहीं फाई ऐसे रिप्रेजेंट करते रहते हैं। ठीक है, और उसका क्या होता है ना जो ये जो चीज है ना, ये लोग हम लोग नीचे की क्लास में पढ़ चुके हैं। और अब देखेंगे क्या हम लोग सॉलिड एंगल। ठीक है, आप वर्ड में बस ए से देखा ना तो सॉलिड है इधर, मतलब हम लोग ये वाला एंगल को देख सकते हैं लेकिन कभी फील नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको कहीं सरफेस के ऊपर ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग फील नहीं कर सकते, लेकिन सॉलिड एंगल उसका नेम में ही सॉलिड है, मतलब कुछ सॉलिड चीज है। अगर सॉलिड है हम उसको पकड़ के फील कर सकते हैं ना, वही है सॉलिड एंगल। क्या होता है ना, हम लोग किसी को पकड़ के फील कर सकते हैं, मान लो। और सॉलिड एंगल के बारे में एक चीज आपको अभी बता देता हूं कि ये जो सॉलिड एंगल होता है ये हमेशा एक क्लोज कर्व में निकाला जाता है, मतलब कोई सरफेस के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एंगल सिंपल जो होता है उसमें हम लोग कोई लाइन कोई कर्व हो गया, बेसिकली इट डजंट नीड कि ये ही अपना एक क्लोज कर्व ही है। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड एंगल इट मस्ट बी क्लोज कर्व, मींस इट मस्ट बी a surface, whether it's an open surface, whether it's an closed surface, but it must be a क्या surface। ठीक है, तब इधर ही देख लो, ये अपना है सिंपल जो एंगल हम लोग पढ़े हैं उसका केस। ये क्या है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये अपना एक कर्व है। ठीक है, और ये पॉइंट है क्या अपना वो। तो इन दोनों पॉइंट से मैं ज्वाइन कर रहा हूं ओ से, और ये वाला डिस्टेंस जो है आर है, ये वाला जो डिस्टेंस जो है ये कर्व का ये एल है। तो प्लेन एंगल जो होता है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम थीटा से डिनोट किए हैं, और उसका वैल्यू कुछ ये होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा ना, एल बाय आर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एल क्या होता है, ये वाला आर्क होता है, और आर क्या होता है, उससे पॉइंट ओ से वो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वही अपना क्या होता है ना, आर होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। ये है प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है ना, वो जो हम क्लोज्ड कर्व के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉलिड एंगल निकालते हैं। आपको एज एन एग्जांपल में अगर दिखाऊं सॉलिड एंगल क्या है तो ठीक है दिखा सकता हूं। कीजिए, अगर आप लोग कभी चने खाए हो, ठीक है, मतलब कोई ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, मान लो ये वाला चीज है कि आप कभी कहा चने अगर खाए होगे, मतलब कोई कौन जैसा चीज है, ठीक है, उस कौन जैसा चीज का जो मतलब जो वर्टिसेस वाला चीज होता है ना, उसी से हम लोग सॉलिड एंगल को फील कर सकते हैं। ठीक है, वही है ना, इधर एक कौन जैसा ही चीज दिखाई दे रहा है आपको, और ए बी सी डी ये अपना क्या है, क्लोज्ड कर्व है, और मतलब ये एक ना क्या हो गया, सरफेस हो गया। तो सॉलिड एंगल क्या होता है ना, ये वाला चीज होता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, और ये वाला जो चीज होता है ना वो सिर्फ क्रॉस सरफेस के रिस्पेक्ट में ही आप लोग निकाल सकते हैं, और उसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है, उसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू एस ओवर आर स्क्वायर होता है। पर एस क्या होता है, इस जो सरफेस बना है क्लोज कर्व के रेस्पेक्ट में उसी का सरफेस एरिया ही होता है।
क्या एस उसका क्या होता है सरफेस एरिया होता है, और आर क्या होता है वैसे इधर जैसा आर था इधर भी वैसा ही आर है, और उसकी जो कोई भी पॉइंट हो उससे इस पॉइंट ओ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल क्या बन जाता है, ओमेगा इक्वल टू एस ओवर क्या हो जाता है आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इधर एक अगर नॉर्मल ड्रॉ करो वो उस सरफेस को परपेंडिकुलर करे तभी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर वो नॉर्मल अगर उस वाले पॉइंट को परपेंडिकुलर नहीं होगा तब जाके ये वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा चेंज होगा, उसके बारे में हम अगले में डिस्कस करते हैं। ओके ओके नाउ अभी क्या चीज है हम लोग ये पढ़िए कि अगर ए और बी मेरा कोई दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को कोई भी कर्व या कोई लाइन से अगर मैं जोड़ लूं और वो सारे पॉइंट जो कोई भी एक पॉइंट इधर ले लूं मैं ओ पॉइंट में, उसके साथ जो ये वाला जो एंगल बना रहे हैं उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू कुछ ऐसा हमने पता कर लिया कि डेल्टा थीटा क्या होता है ना, डेल्टा एल ओवर क्या होता है आर होता है। ठीक है, अभी देखेंगे एक और सिनेरियो क्या है वो, अगर मान लो ये मेरा एक पॉइंट है ए और बी और ये लो कुछ ऐसा चीज है, इधर क्या है ना इस पॉइंट से ओ तक जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के हिसाब से क्या है छोटा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना उसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है डेल्टा थीटा डेल्टा एल कोस अल्फा डिवाइडेड बाय, क्योंकि इधर जो इन एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो इसको परपेंडिकुलर होता है, किसको ये वाला लाइन को, लेकिन इधर वैसा नहीं होता। इधर वो वाला लाइन जो बाइसेक्टर वाला लाइन वो उसको परपेंडिकुलर नहीं होता, उनके बीच में एक एंगल रहता है, उस एंगल होता है क्या अल्फा होता है। ये वाला जो पॉइंट है ना सी और डी ये वाला जो लाइन है एक्चुअली उसी लाइन में होता तो ये वाला जो है ना वो उसको राइट एंगल करता नॉर्मल होता, लेकिन इधर क्या होता है ना ये जो बाइसेक्टर वाला पोर्शन है जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसको परपेंडिकुलर नहीं कर रहा, इसीलिए ये वाला सिचुएशन इधर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब डेल्टा थीटा की वैल्यू, ठीक है डेल्टा थीटा की वैल्यू इधर हम लोग डेल्टा आर डेल्टा एल ओवर आर नहीं लिख सकते, इधर क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा एल कोस अल्फा डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज़ इसका जो लाइन है ना इसका हमारा वैल्यू क्या है डेल्टा एल है और ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, सो ये वाला लाइन जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा एल कोस अल्फा। अगर ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या हो गया लाइन का डेल्टा एल कोस अल्फा, और ये वाला से ये वाले पॉइंट में हम लोग परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग डेल्टा थीटा को डेल्टा एल कोस अल्फा डिवाइडेड बाय आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पता चल रहा है। ओके, इसी चीज को मैं स्विच कर लेता हूं सॉलिड एंगल पे, क्या होता है सॉलिड एंगल पे सिचुएशन कुछ ऐसा था हमारा, जब कोई भी एक क्लोज्ड ये मेरा कर्व है जिसका की वैल्यू है डेल्टा एस, ये क्या है मेरा डेल्टा एस, और ये वाला जो है रेडियस ये आर लिया है, ये वाला लाइन को मैंने आर लिया है, तो डेल्टा ओमेगा क्या आ जाएगा मेरा डेल्टा एस ओवर आर स्क्वायर, ये वाले हम पिछले में देख लिए। ठीक है, अभी क्या है सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये वाला थोड़ा क्या है टिल्ट है, ये वाला आर है तो ये वाला कुछ ऐसा टिल्ट है, दिख रहा है आपको ये वाला कुछ ऐसा करके टिल्ट है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना जो सॉलिड एंगल का जो बाइसेक्टर जाता है ना इस सरफेस को, बाइसेक्टर जो जाता है उसको क्या परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, अगर वो वाला परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है तो हम लोग उधर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी एक सरफेस और ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो वाला ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था जो एंगल बाइसेक्टर था वो उसको परपेंडिकुलर नहीं था, तो उस परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा नाम देते हैं, और उसको जो एक डिफरेंट सरफेस बना रहे हैं हमें
इमेजिनरी सरफेस जो कर्व बनाया है ये वाला जो डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है उसको उस कर्व को मैं क्या लिख सकता हूं अभी डेल्टा एस कोस अल्फा, क्योंकि ये वाला जो कर्व मेरा दिया है उसका जो सरफेस है वो है डेल्टा एस, तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा डेल्टा एस कोस अल्फा। और अभी इस जो कर्व बन गया मेरा इस सरफेस के ऊपर अगर मैं एंगल बाइसेक्टर डालूं तो ये हमारा क्या होगा ना परपेंडिकुलर करेगा। अगर परपेंडिकुलर बन रहा है तभी लोग हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला किसके ऊपर यूज करेंगे दिस डॉटेड सरफेस के ऊपर यूज करेंगे। अगर डॉटेड सरफेस के ऊपर यूज करना है वो क्या लिखेंगे हम लोग इन प्लेस ऑफ डेल्टा एस, क्योंकि उस सरफेस का क्या वैल्यू है डेल्टा एस कोस अल्फा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस कोस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, पता चल रहा है? ओके, अभी देख लेते हैं थोड़ा जो प्रॉपर्टीज है ना सॉलिड एंगल का जिसको हम लोग यूज करने वाले में उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे प्लेन एंगल फॉर ए कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो प्लेन एंगल हमारा क्या होता है ना डेल्टा एल ओवर क्या होता है आर होता है। फॉर ए प्लेन सर्कल जो डेल्टा एल उसका क्या होता है पेरीमीटर होता है। ये मेरा सर्कल हो गया ना, तो ये वाला डेल्टा एल क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर हो गया किसका सर्कल का। और सर्कल का पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर का वैल्यू क्या होता है 2 पाई क्या होता है आर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं 2 पाई आर होता है। तो इस डेल्टा एल की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 2 पाई आर पुट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो ये आर कैंसिल और ये क्या बन गया हमारा 2 पाई। ये क्या है प्लेन एंगल किसके लिए सर्कल के लिए। तो ये याद कर लीजिएगा कि कोई भी क्लोज्ड कर्व के लिए जो प्लेन एंगल आता है वो 2 पाई आता है। उसको हम कैसे पता कर लिए सर्कल से मदद से हम लोग ये वाला चीज पता कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कंप्लीट स्फीयर का जो सॉलिड एंगल आता है वो क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट स्फीयर जो होता है वो एक क्लोज सरफेस होता है। ठीक है ना, अगर किसी भी क्लोज सरफेस का हम लोग सॉलिड एंगल पता कर लिए तो कोई भी क्लोज सरफेस हम ले ले उन सब के लिए वो सॉलिड एंगल वही आएगा जो इस केस में आएगा मेरा स्फीयर की केस में जो कंप्लीट स्फीयर की केस में जो आएगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है कि डेल्टा ओमेगा क्या होता है डेल्टा एस ओवर क्या हो जाता है आर स्क्वायर हो जाता है। वही लिखा हूं मैं फॉर ए कंप्लीट स्फीयर डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एस ओवर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और स्फीयर के लिए ये डेल्टा एस मतलब ये क्या बताता है सरफेस एरिया बताता है। ठीक है, और स्फीयर का कंप्लीट स्फीयर का जो सरफेस एरिया हमारा होता है वो क्या होता है 4 पाई क्या रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, वही तो लिखा है मैंने 4 पाई क्या लिखा है आर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ किधर डेल्टा एस की जगह में क्या लिख दिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ओवर क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर। तो ये वाला आर स्क्वायर ये वाला आर स्क्वायर से कैंसिल होके क्या बन जाएगा मेरा 4 पाई बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है ये चीज क्या है सॉलिड एंगल है किसका एक क्लोज्ड स्फीयर का मतलब एक क्लोज्ड सरफेस का जिसका कि एग्जांपल है क्या स्फीयर। तो कोई भी एक क्लोज सरफेस दे दो आपको कोई भी एक पैरेललोग्राम जो क्लोज होता है मतलब एक क्यूब दे दे आपको उसके लिए भी सॉलिड एंगल जो इंटरनल पॉइंट में क्या हो गया 4 पाई ही आएगा। ठीक है, कोई भी थ्री डायमेंशनल जो क्लोज स्फीयर होता है ना जो क्लोज सरफेस होता है उसको आपको दे दिया कोई भी सरफेस दे दिया जो क्लोज्ड होगा तो एनी इंटरनल पॉइंट मतलब ये मेरा एक स्फीयर हो गया ना तो इसके बीच में जो एक इंटरनल पॉइंट उसके रिस्पेक्ट में जो सॉलिड एंगल बनेगा ना वो क्या होगा 4 पाई ही होगा। वो क्या होगा 4 पाई ही होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम लोग गॉस लॉ जब प्रूव करेंगे ना ये वाला चीज उधर लगेगा। इसीलिए मैं आपको ये सॉलिड एंगल वाला जो टॉपिक है ना पहले पढ़ा दिया। ठीक है, अभी एक छोटा सा चीज रह गया है मैं उसको आप लोग डिस्कस कर लेता हूं। इसी सॉलिड एंगल का ही चीज है छोटा सा चीज है बता देता हूं कोई बात नहीं। ये हम लोग बात कर लिए इंटरनल पॉइंट के लिए इतना ही मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। अभी देखेंगे ना कि
एक्सटर्नल कोई पॉइंट हो गया उसके लिए क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, पहले आपको इमेजिनेशन के लिए, ठीक है, सरफेस में कौन सा एंगल अच्छे से लगेगा आपको ड्रॉ करने में, कौन सा एंगल दिख रहा है, प्लेन एंगल। सो मैं प्लेन एंगल के मदद से वो वाला चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ये सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है, ए बी, इधर एक पॉइंट है ए, इधर एक पॉइंट है बी, और ये मेरा कर्व बन गया ए बी। तो अगर इस साइड को मैं चले रहा हूं, ठीक है, ये मेरा इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। अब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया मेरा, वो हो गया। ठीक है, और इस कर्व के लिए जो प्लेन एंगल बनेगा, ये मान लिया मैं θ1 मान लिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ए और बी को थोड़ा और पास लाते हैं, ए बी को थोड़ा पास ले, और ये वाला क्या हो गया ना, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मेरा बी हो गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं, इसको वही ओ पॉइंट में ड्रॉ करें, तो ये वाला जो एंगल आता है ना θ2, वही ओ पॉइंट है। ये जो एंगल आता है θ2 आता है, और फिर और ज्यादा क्लोज ले जाएंगे, तो अब जो एंगल आएगा उसको मैंने नाम दे दिया θ3। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अभी चीजें देखिए आप, इधर जो θ1 आया है, इधर एक θ2 आया है, इधर एक θ3 आया है। तो आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे कि कैसा है इसका ऑर्डर। θ1 का वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, θ2 का वैल्यू उससे कम आ रहा है, θ3 का वैल्यू उससे भी कम आ रहा है, मतलब सबसे कम आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जैसे हम लोग सर्कल का मतलब कर्व का ज्यादा कर्व करने लगे हैं, उसी के हिसाब से क्या होता है अपना एक्सटर्नल एंगल, वो क्या हो रहा है, कमने लगा है। अगर ये मेरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाए, मतलब क्लोज्ड कर्व बन जाए ना, जो प्लेन एंगल क्या हो जाएगा, जो थीटा अगर प्लेन एंगल होगा वो 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दिया तो ये क्या होगा, 0 डिग्री ही बन जाएगा। मतलब एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होता है ना, वो ठीक ऑपोजिट होता है किससे, इंटरनल एंगल से। जैसे क्लोज कर्व बनता है ना इंटरनल एंगल के केस में, वो उसका प्लेन एंगल का जो वैल्यू होता है ना, उसका वैल्यू बढ़ते जाता है अप टू 2 पाई तक। लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल एंगल, जब कर्व क्लोज होता जाता है, तभी उसका प्लेन एंगल का वैल्यू टेंड करता है किस तरफ, 0 तरफ, और जब क्लोज होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसी को हम लोग सॉलिड एंगल के केस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जब कोई भी सरफेस अनक्लोज्ड है, फुल्ली अनक्लोज्ड है, तब उसका जो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए वो वाला सॉलिड एंगल वो मैक्सिमम आएगा, और जैसे हम लोग उसको क्लोज करने लगेंगे, उसके बाद उसका जो वैल्यू होगा ना, वो धीरे धीरे घटता जाएगा अप टू 0। जब एक क्लोज सरफेस ले लेंगे हम लोग, अगर कोई स्फीयर ले लिए, उसको एक्सटर्नल पॉइंट में देखेंगे, तो ये जो एंगल आएगा ना, ये 0 आएगा, सॉलिड एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो सरफेस अगर क्लोज हो जाए, तो एक्सटर्नल पॉइंट में जो सॉलिड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये वाला बात अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट भी लगने वाला है किधर, गॉस लॉ में। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। ओके।